कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल के परीक्षा हॉल से होती है, जहां सभी छात्र पूरी गंभीरता से अपना पर्चा लिख रहे होते हैं। साया नाम की एक छात्रा एक कठिन प्रश्न पर आकर अटक जाती है, क्योंकि उसे उसका उत्तर याद नहीं आ रहा होता। तभी वो चालाकी से अपनी कलाई में अचानक दर्द होने का ढोंग करने लगती है और वहां बंधी हुई पट्टी को सहलाने लगती है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसने उस पट्टी के नीचे परीक्षा के सारे उत्तर पहले से लिख रखे थे। वहीं बैठा यंग नाम का एक विद्यार्थी उसे इस तरह नकल करते हुए देख लेता है। इसके बावजूद वो किसी शिक्षक से उसकी शिकायत नहीं करता। यंग स्वभाव से बेहद सीधा, शांत और गंभीर लड़का था। वह किसी भी प्रकार की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए अपना पर्चा जमा कर चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। परीक्षा समाप्त होने के कुछ ही पलों बाद साया को स्कूल के मैदान से किसी के जोर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत दौड़कर उस स्थान पर पहुंचती है और देखती है कि चोई नाम का एक छात्र यंग को बेरहमी से पीट रहा है। तभी आसपास के माहौल से पता चलता है कि चोई इस स्कूल का सबसे बड़ा उपद्रवी दबंग है। उसका परिवार अत्यधिक प्रभावशाली और रसूखदार है। यही कारण है कि स्कूल का कोई भी छात्र या कर्मचारी उसके विरुद्ध खड़े होने का साहस नहीं करता। यंग अपने बचाव की पूरी चेष्टा करता है और वहां तमाशबीन बने लोगों से मदद की गुहार भी लगाता है, परंतु चोई के खौफ के कारण कोई भी उसकी सहायता के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाता। चोई जैसे ही यंग का गला घोंटने का प्रयास करता है, तभी कुछ शिक्षक वहां आ धमकते हैं और उसे बीच बचाव कर रोक लेते हैं। यह खौफनाक दृश्य देखकर साया का मन भीतर तक अशांत हो जाता है। कुछ देर पश्चात एक शिक्षक यंग को पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए मुख्य कार्यालय में ले जाते हैं। वहां स्कूल प्रबंधन का कानूनी सलाहकार वकील भी पहले से उपस्थित होता है, लेकिन वह वकील पीड़ित यंग की सहायता करने के स्थान पर उल्टा उसी को इस झगड़े का दोषी सिद्ध करने का प्रयास करने लगता है। वह यंग के सामने प्रस्ताव रखता है कि यदि वह चाहे तो संस्थान उसका दाखिला किसी दूसरे विद्यालय में करवा देगा और उसकी आगामी शिक्षा का पूरा व्यय भी स्कूल ही उठाएगा। बस शर्त यह है कि इस विवाद को यहीं रफा दफा कर दिया जाए। परंतु यंग इस अनुचित समझौते को साफ ठुकरा देता है। वह दृढ़ता से कहता है कि अपराध उसका नहीं है, क्योंकि इस घटना का असली भुक्तभोगी वही है। इतना कहकर वह अत्यंत क्रोध और निराशा में कार्यालय से बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे इस हिंसक झड़प का समाचार पूरे परिसर में फैल जाता है। सभी छात्र गलियारों में यही चर्चा करने लगते हैं कि चोई के रसूखदार परिवार के दबाव में आकर अंततः दंड यंग को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि विद्यालय के प्रधानाचार्य भी चोई के पिता से भयभीत रहते हैं। अगले दिन कक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न करते हैं कि क्या किसी ने उस दिन की लड़ाई को अपनी आंखों से देखा था, किंतु चोई के प्रतिशोध के डर से पूरी कक्षा में सन्नाटा छा जाता है। कक्षा समाप्त होने के बाद शिक्षक साया को रोकते हैं, क्योंकि वो क्लास की मॉनिटर कक्षा अध्यक्ष थी। वे उससे एकांत में पूछते हैं कि वास्तव में गलती किसकी थी। साया कुछ क्षण असमंजस में मौन रहती है और फिर भयवश असत्य बोल देती है कि उसने वहां कुछ भी नहीं देखा था। बाद में जब साया की भेंट यंग से होती है तो उसे अपनी इस कायरता पर गहरा पश्चाताप होता है। यंग ने उसकी नकल की बात को गुप्त रखा था, परंतु वो यंग के लिए एक सच भी नहीं बोल सकी। यंग अत्यंत उदास स्वर में उससे कहता है कि उसे लगा था साया इस स्वार्थी भीड़ से कुछ अलग है, किंतु उसने भी उसे निराश ही किया। इतना कहकर वह वहां से मुड़कर चला जाता है। साया अत्यंत भारी और दुखी मन से अपनी कक्षा में लौटती है, जहां उसे सहपाठियों से ज्ञात होता है कि यंग ने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ने का निर्णय ले लिया है। यह अप्रत्याशित समाचार सुनकर पूरी कक्षा स्तब्ध रह जाती है। इस घटना के एक सप्ताह पश्चात नए साल की पूर्व संध्या पर जॉन नाम का एक छात्र सबसे पहले विद्यालय परिसर में कदम रखता है। मैदान में जमी बर्फ के बीच उसे कोई वस्तु पड़ी हुई दिखाई देती है। जब वह कौतूहलवश समीप जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह यंग था, जो वहां पूरी तरह से निष्प्राण और निश्चल पड़ा हुआ था। तभी एक अन्य विद्यार्थी भी वहां आ पहुंचता है और ध्यान से देखने के बाद पुष्टि करता है कि यंग अब इस संसार में नहीं रहा। कुछ ही समय के भीतर एम्बुलेंस के सायरन गूंजने लगते हैं और पुलिस बल जांच के लिए स्कूल पहुंच जाता है। प्रारंभिक जांच में यह तथ्य सामने आता है कि यंग स्कूल की छत से नीचे गिरा था। प्रधानाचार्य इस सुरक्षा चूक के लिए क्रोध में आकर सुरक्षा गार्ड को उत्तरदायी ठहराते हैं और उसे तत्काल सेवा से मुक्त करने का आदेश देते हैं। वहीं स्कूल का मैनेजमेंट यह रणनीति बनाता है कि यंग के परिजनों को एक बड़ी आर्थिक सहायता मुआवजा देकर इस प्रकरण को यहीं दबा दिया जाए। जांच अधिकारी महिला पुलिसकर्मी जॉन और साया से एकांत में पूछती हैं कि क्या यंग का विद्यालय में किसी से कोई बैर था। दोनों अंदर से घबरा जाते हैं और डर के मारे चोई का नाम उजागर नहीं करते। उनके इस व्यवहार से पूरा मामला और अधिक रहस्यमयी प्रतीत होने लगता है। साया जब अपने घर लौटती है तो परिजनों के सामने सामान्य दिखने का प्रयास करती है, परंतु जैसे ही वो अपने शयन कक्ष में अकेले बैठती है, उसे रह रहकर यंग के कहे आखिरी शब्द स्मरण होने लगते हैं और वह अवसाद में डूब जाती है। इंटरनेट पर अपने सहपाठियों की टिप्पणियां कमेंट्स पढ़ते समय उसे ज्ञात होता है कि कुछ छात्र यह संदेह व्यक्त कर रहे हैं कि निश्चित ही चोई ने ही यंग को छत से धक्का दिया होगा। अगले दिन मुख्य जांच अधिकारी के पास एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति उन्हें सोशल मीडिया पर चल रही छात्रों की उन टिप्पणियों की ओर ध्यान देने को कहता है। जब अधिकारी उन संदेशों की समीक्षा करती हैं तो उन्हें पता चलता है कि यंग की रहस्यमयी मौत से ठीक पहले उसकी चोई के साथ एक भयंकर हाथापाई हुई थी। इस नए सुराग के मिलते ही वो बंद हो रहे केस की फाइल दोबारा खोल देती हैं।
इसी बीच यह सूचना मिलती है कि अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाने, रैश ड्राइविंग के आरोप में चोई को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। जांच अधिकारी थाने में ही उससे यंग के विषय में पूछताछ करने का प्रयास करती हैं, परंतु चोई अपने चिर परिचित अहंकार में चूर होकर उनके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने से स्पष्ट मना कर देता है। कुछ ही क्षणों में उसका रसूखदार पिता दलबल के साथ थाने पहुंच जाता है। वह जांच अधिकारी को उनके करियर को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है और चोई को अपने साथ छुड़ाकर ले जाता है। इसके बाद एक बड़ा वकील भी आकर जांच अधिकारी को चेतावनी देता है कि वरिष्ठ अधिकारियों की लिखित अनुमति के बिना चोई को छूने की चेष्टा भी न की जाए। अंततः प्रशासनिक दबाव के कारण पुलिस को केस बंद करना पड़ता है और यंग की मृत्यु को आधिकारिक रूप से एक आत्महत्या करार दे दिया जाता है। इस घटनाक्रम के बाद चोई विद्यालय में इस प्रकार वापस लौटता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी यह निर्भीकता देखकर सामान्य छात्रों में उसका डर और अधिक गहरा जाता है। स्कूल के सभागार में यंग की आत्मा की शांति के लिए एक शोक सभा का आयोजन किया जाता है। वहां उपस्थित प्रत्येक छात्र की आंखें नम हो जाती हैं, परंतु जॉन इस ढोंग और अन्याय को सहन नहीं कर पाता और सभा के बीच से ही उठकर बाहर चला जाता है। साया को उसकी मानसिक स्थिति की चिंता होने लगती है। वह उसे निरंतर कॉल करती है, परंतु कोई उत्तर नहीं मिलता। कुछ समय बाद जॉन का एक विदाई संदेश सुसाइड नोट जैसा साया के फोन पर आता है। उसे पढ़ते ही साया के हाथ पांव फूल जाते हैं और वह बिना समय गंवाए उसे खोजने के लिए निकल पड़ती है। काफी मशक्कत के बाद वह जॉन को एक सुनसान स्थान पर ढूंढ निकालती है, जहां वह अकेला बैठा अश्रु बहा रहा था। साया अत्यंत आत्मीयता से उसे सांत्वना देती है और उसके साथ तब तक समय बिताती है जब तक कि जॉन का दिल थोड़ा हल्का नहीं हो जाता। अगले दिन की सुबह साया के घर के मुख्य द्वार की घंटी बजती है। जब वह कौतूहलवश द्वार खोलती है तो बाहर कोई दिखाई नहीं देता। वहां फर्श पर केवल एक बिना पते का लिफाफा चिट्ठी पड़ा होता है। जब वह उस पत्र को खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि एक छात्र ने नए साल की उस काली रात को यंग को स्कूल की छत पर देखा था। उसने यह भी देखा था कि चोई और उसके गुंडे दोस्त यंग को घेर कर उसके साथ हिंसक मारपीट कर रहे थे। इसका सीधा अर्थ था कि यंग की आकस्मिक मृत्यु के पीछे 100% चोई का ही हाथ था। ये पुख्ता जानकारी मिलते ही साया बिना डरे सीधे जांच अधिकारी के पास पहुंचती है और उन्हें उस पत्र के साथ पूरी सच्चाई से अवगत करा देती है। इसके बाद महिला अधिकारी बिना किसी को भनक लगे विद्यालय के छात्रों से गोपनीय तरीके से पूछताछ का सिलसिला प्रारंभ करती हैं। इसी समय कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। जांच में यह तथ्य उजागर होता है कि जूरी नाम की एक छात्रा उस रात की एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह थी, जो चोई के प्रतिशोध के भय से अब तक अपने मुंह पर ताला लगाए बैठी थी। दूसरी ओर शहर का एक निर्भीक खोजी पत्रकार भी इस रहस्यमयी केस में रुचि लेने लगता है। संकल्प लेती है कि अब चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आए, वह इस सत्य को तार्किक अंत तक पहुंचाकर रहेगी। उसी शाम जॉन साया को एक संदेश भेजता है। साया उसे एक निश्चित स्थान पर मिलने के लिए आमंत्रित करती है। जॉन मन ही मन अत्यंत प्रसन्न होकर वहां पहुंचता है, क्योंकि उसे आभास होता है कि शायद यह साया के साथ उसकी कोई विशेष या व्यक्तिगत मुलाकात होगी। परंतु वहां कदम रखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। साया वहां अकेली नहीं थी, बल्कि उसकी पूरी क्लास के छात्र वहां गोल घेरा बनाकर बैठे हुए थे। जॉन के चेहरे पर थोड़ी निराशा साफ झलकने लगती है। इसके बाद साया पूरी कक्षा को संबोधित करते हुए एक प्रस्ताव रखती है कि यदि भविष्य में उनके समूह में से कोई भी छात्र किसी संकट में फंसता है तो शेष सभी लोग अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा को भूलकर उसका साथ देंगे। वह चाहती है कि पूरी कक्षा इस एकता का वचन दे। इसी दौरान पुलिस जांच अधिकारी चोई और उसके साथियों को थाने बुलाकर नए साल की उस रात के घटनाक्रम के बारे में कड़ाई से पूछताछ करती हैं। चोई स्वयं तो मौन रहता ही है, साथ ही वह तिरछी नजरों से अपने मित्रों को भी यह मूक धमकी देता है कि यदि किसी ने भी अपना मुंह खोला तो परिणाम भयानक होंगे। जांच अधिकारी चोई को समझाने का प्रयास करती हैं कि यदि वह कानून का सहयोग करेगा तो उसे अपनी निरपराधता सिद्ध करने का अवसर मिलेगा, परंतु चोई अभिमान से कहता है कि समाज उसके विषय में क्या धारणा रखता है, इससे उसे तनिक भी सरोकार नहीं है। उसके जाने के पश्चात अधिकारी का यह संदेहपूर्ण विश्वास में बदल जाता है कि चोई निश्चित रूप से किसी बड़े अपराध पर पर्दा डाल रहा है। अगले दिन कक्षा के भीतर सभी छात्र केवल चोई के विषय में ही कानाफूसी कर रहे होते हैं। उनका सामूहिक मत था कि यंग की संदिग्ध मृत्यु का मुख्य सूत्रधार चोई ही है। तभी अचानक पीरियड के लिए शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं और छात्रों की इन बातों को सुन लेते हैं। वे चोई के प्रभाव में आकर उन बातचीत करने वाले छात्रों के नाम एक डायरी में नोट करने लगते हैं और उन्हें अनुशासनात्मक कार्रवाई की धमकी देते हैं। साया निर्भीकता से अपने सहपाठियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। उसकी यह बेबाकी और तार्किकता देखकर शिक्षक अपना आपा खो बैठते हैं और उसका हाथ जबरन पकड़कर उसे सीधे प्रिंसिपल के केबिन में ले जाने की चेष्टा करते हैं। तभी कक्षा के अन्य सजग छात्र इस पूरी घटना का अपने स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड करना प्रारंभ कर देते हैं। साया इसी विपरीत परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ते हुए ऊंचे स्वर में कहती है कि अब इस संस्थान के पाखंडी नियमों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सच्चाई हमें स्वयं ही खोजनी होगी।
ये जानना अत्यंत आवश्यक है कि यंग ने स्वयं छत से छलांग लगाई थी या फिर चोई ने उसे वहां से ढकेला था। ये तीखा प्रश्न सुनकर शिक्षक का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तभी जॉन नायक की भांति आगे आता है और बीच में खड़े होकर साया को शिक्षक की पकड़ से मुक्त कराता है। इसके बाद जॉन साया को शांत करने के लिए स्कूल के मेडिकल रूम चिकित्सा कक्ष में ले जाता है। साया इस संकट के समय साथ देने के लिए जॉन का हृदय से आभार व्यक्त करती है और उससे अनुरोध करती है कि कक्षा में जो कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में वो बाहर किसी से चर्चा न करे। परंतु दुर्भाग्यवश उसी शाम साया की माताजी जब किसी काम से स्कूल के प्रशासनिक कार्यालय में जाती हैं तो वहां स्टाफ के कंप्यूटर पर वही वायरल वीडियो देख लेती हैं। घर लौटते ही उनका पारा चढ़ जाता है और वे साया पर अत्यधिक क्रोधित होती हैं। रात्रि के समय वे साया को नींद से जगाकर फटकार लगाती हैं और कहती हैं कि उसे इस मृत छात्र यंग के झमेले से खुद को पूरी तरह दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि चोई का परिवार उनके परिवार को नष्ट कर सकता है। किंतु साया अपनी माता के सामने घुटने टेकने से इनकार कर देती है। वह रोते हुए कहती है कि उसने अपनी आंखों से उस निर्दोष लड़के को पिटते देखा था, फिर भी डर के मारे वह मौन रही। यही आत्मग्लानि उसे भीतर ही भीतर दीमक की तरह खाए जा रही है, इसलिए अब वह पीछे नहीं हटेगी और न्याय पाकर ही दम लेगी। उसके पिता भी उसे समझाने का यत्न करते हैं कि कानून को अपना काम करने देना चाहिए, परंतु साया अपने निर्णय पर अटल रहती है। कुछ देर बाद जॉन का एक सांत्वना भरा संदेश साया के फोन पर आता है, जिसमें वो लिखता है कि इस न्याय की लड़ाई में वो अंतिम सांस तक उसके कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। इसके बाद दोनों मित्र चुपके से चोई के विरुद्ध डिजिटल और भौतिक साक्ष्य सबूत एकत्र करने के अभियान में जुट जाते हैं। अगले दिन साया सीधे प्रधानाचार्य के कक्ष में प्रवेश करती है और उनके सम्मुख यह प्रस्ताव रखती है कि यंग की मौत के वास्तविक कारणों की निष्पक्ष समीक्षा के लिए विद्यालय के भीतर एक छात्र अदालत स्टूडेंट कोर्ट का गठन किया जाना चाहिए। प्रधानाचार्य इस अजीब और विद्रोही प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर देते हैं। तब साया अपना आखिरी पत्ता खेलते हुए कहती है कि यदि संस्थान ने छात्रों को अपनी बात रखने का मंच नहीं दिया तो वह इस मामले को दबाने के आरोप में स्वयं शिक्षकों और प्रबंधन के विरुद्ध पुलिस में एक औपचारिक प्राथमिकी FIR दर्ज कराएगी। ये सुनते ही प्रधानाचार्य के होश उड़ जाते हैं। वे अपनी स्थिति को संभालते हुए एक कठिन शर्त रखते हैं कि यदि साया इस छात्र अदालत के समर्थन में विद्यालय के आम छात्रों का बहुमत समर्थन जुटा लेती है, तभी वे इस विशेष अदालत के आयोजन की लिखित अनुमति प्रदान करेंगे। साया अत्यंत उत्साहित होकर तुरंत अपनी कक्षा में जाती है और सबको इस योजना के बारे में बताती है, परंतु परिणाम उसकी आशा के विपरीत निकलता है। कोई भी छात्र उसके समर्थन में आगे नहीं आता। चूंकि सभी की अंतिम बोर्ड परीक्षाएं अत्यंत समीप थीं, इसलिए कोई भी छात्र अपने शैक्षणिक करियर के आखिरी महीनों में किसी कानूनी या अनुशासनात्मक लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। इस सामूहिक उदासीनता से साया को गहरी निराशा होती है, परंतु उसका हौसला नहीं टूटता। शर्त के अनुसार उन्हें मात्र 3 दिनों की संक्षिप्त समय सीमा के भीतर स्कूल के 500 छात्रों के भौतिक हस्ताक्षर सिग्नेचर चाहिए थे। साया के कुछ वफादार दोस्त इस असंभव कार्य को पूरा करने के लिए एक रणनीतिक अभियान की शुरुआत करते हैं। भीड़ को आकर्षित करने के लिए कोई छात्र एक लोकप्रिय म्यूजिक कॉन्सर्ट के मुफ्त टिकट बांटने की घोषणा करता है, तो कोई छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता और जूस के स्टॉल लगाता है। साया स्वयं धूप में एक बड़ी तख्ती प्लेकार्ड हाथों में थामकर मुख्य द्वार पर खड़ी हो जाती है और आने जाने वाले छात्रों से न्याय के पक्ष में खड़े होने की भावुक अपील करने लगती है। इसके विपरीत कई संवेदनहीन छात्र साया का उपहास उड़ाते हैं और उसके हस्ताक्षर वाले प्रपत्रों को फाड़कर जमीन पर फेंक देते हैं। ये दृश्य देखकर साया का दिल टूट जाता है और उसे आभास होने लगता है कि शायद उसका यह प्रयास विफल हो जाएगा।